आज हम किसी राजनीतिक जीत या हार का विश्लेषण नहीं कर रहे। ये मध्य प्रदेश के चुरहट निर्वाचन क्षेत्र के जनादेश की एक फोरेंसिक पड़ताल है, जो पूरी तरह आंकड़ों और जमीनी हकीकत पर आधारित है। हम यहाँ ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि चुरहट की जमीन की नब्ज क्या कहती है और एक जवाबदेह शासन का असल खाका कैसा होना चाहिए। चलिए, इस पड़ताल की गहराई में उतरते हैं। इस पूरी पड़ताल में हम 6 पड़ावों से गुजरेंगे। पहले हम उस जनादेश को समझेंगे जो बहुत ही मामूली अंतर से मिला। फिर लोगों के दिल की आवाज सुनेंगे। इसके बाद 2023 के फैसले की बारीकी से चीरफाड़ करेंगे। फिर एक 4 स्तंभीय खाका पेश करेंगे जिसे चतुर्मुख सिद्धांत कहा गया है। उसे लागू करने के लिए एक 90 दिन का एक्शन प्लान देखेंगे और आखिर में हम राजनीति से परे उस असली मकसद पर बात करेंगे जिसके लिए ये सारी मेहनत की जाती है। तो चलिए सबसे पहले खंड की बात करते हैं, मामूली अंतर से मिला जनादेश। यहाँ हम चुरहट के चुनावी मैदान की भौगोलिक और राजनीतिक जमीन को समझेंगे। ये विश्लेषण पूरी तरह से चुरहट पर केंद्रित है, जो मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र का एक बहुत ही अहम निर्वाचन क्षेत्र है। देखिए, ये नक्शा हमें एक सीधी सी बात याद दिलाता है कि सारी राजनीति आखिर में स्थानीय ही होती है। हर फैसला, हर उम्मीद और हर नतीजा इसी जमीन की हकीकत से जुड़ा होता है। 6402 ये संख्या सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। 2023 के चुनाव में जीत और हार के बीच का फासला बस इतना ही था। आप यूं समझिए कि एक बहुत ही नाजुक जनादेश का प्रतीक है, जो दिखाता है कि एक छोटा सा समूह भी चुनावी नतीजों की दिशा बदल सकता है। और जो शासन में है उसके लिए ये एक निरंतर याद दिलाने वाली घंटी है कि लोगों के विश्वास की डोर कितनी पतली हो सकती है। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। कुल मतदाता 2,28,000 से ज्यादा। मतदान हुआ लगभग 70%, जो 2008 के 66% से कहीं ज्यादा है। अब देखिए, जब भी मतदान बढ़ता है तो ये अक्सर 2 चीजों का संकेत देता है। या तो मतदाता व्यवस्था से बहुत खुश है या फिर बहुत बेचैन। चुरहट के संदर्भ में ये एक ऐसे मतदाता की तरफ इशारा करता है जो जागरूक है, अपनी आवाज उठाना चाहता है और शायद बदलाव के लिए तैयार है। आंकड़ों की कहानी तो अपनी जगह है, लेकिन असली कहानी तो लोगों के बीच बसती है। तो चलिए अब हम जमीन पर उतरते हैं और उन आवाजों को सुनते हैं जिन्होंने 2023 का ये जनादेश लिखा। चुरहट के किसी भी गांव या कस्बे में जाइए, एक आवाज आपको हर तरफ सुनाई देगी। साहब, महंगाई तो आसमान छू रही है, पर हमारी कमाई वहीं की वहीं है। घर कैसे चलाएं? ये किसी एक व्यक्ति की शिकायत नहीं है, ये पूरे समुदाय की वो आर्थिक चिंता है जो हर घर के बजट पर असर डाल रही है। और ये सिर्फ एक एहसास की बात नहीं है, आंकड़े भी इसकी पुष्टि करते हैं। पूरे मध्य प्रदेश में अगर देखें तो मतदाताओं की सबसे बड़ी चिंताएं हैं बेरोजगारी लगभग 31% और महंगाई लगभग 30.5%। ये दोनों मुद्दे जब एक साथ मिलते हैं तो एक ऐसा दबाव बनाते हैं जो परिवारों की कमर तोड़ देता है। जब काम नहीं होता और रोजमर्रा की चीजें महंगी होती हैं तो बाकी सब बातें बेमानी हो जाती हैं। चुरहट के राजनीतिक समीकरण को समझने के लिए यहाँ की सामाजिक बुनावट को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ की आबादी का करीब 1/3 हिस्सा यानी 33% अनुसूचित जाति और जनजाति समुदायों से आता है। इसमें खरवार, गोंड, कोल और अहिरवार जैसी प्रमुख जातियां शामिल हैं। ये सिर्फ वोट बैंक नहीं है, ये सामाजिक समूह है जिनकी अपनी उम्मीदें हैं, अपने मुद्दे हैं। एक कामयाब राजनीतिक गठबंधन इन्हीं उम्मीदों को एक साथ लाने पर बनता है। और यहीं पर हम एक पल रुककर सोचना चाहिए, ये सब सिर्फ चुनावी गणित नहीं है। शासन की जड़ें हर एक नागरिक के सम्मान में होती हैं। हमारे संविधान की मूल भावना भी यही है। एक जिम्मेदार सार्वजनिक संवाद की मांग यही है कि हम इन सभी आवाजों को, चाहे वो कितनी भी धीमी क्यों न हो, पूरे सम्मान और जिम्मेदारी के साथ सुने। चलिए अब 2023 के फैसले की गहराई से पड़ताल करते हैं। हम उन ऐतिहासिक वोटिंग पैटर्न और व्यवस्था से जुड़े कारणों को देखेंगे जिनकी वजह से ये नतीजा हमारे सामने आया। ये टाइमलाइन चुरहट की राजनीतिक कहानी अपने आप में कह देती है। 1998 में आईएनसी का वोट शेयर 56% के शिखर पर था, जो एक बहुत मजबूत पकड़ को दिखाता है। लेकिन 2008 तक ये घटकर 38% पर आ गया। असली मोड़ आया 2018 में, जब बीजेपी ने 45.5% वोट शेयर के साथ इस लंबे सिलसिले को तोड़ दिया और अपनी जगह बनाई। और 2023 का नतीजा उसी नए पैटर्न को और मजबूत करता है।
किसी भी नतीजे के पीछे संगठन की अपनी भूमिका होती है। आईएनसी की ताकत उसका पुराना जमीनी कैडर नेटवर्क और हाई कमांड का समर्थन रहा है, लेकिन कमजोरियां भी साफ हैं, जैसे नए उम्मीदवार की कम पहचान, पार्टी के अंदर की गुटबाजी और ग्रामीण बूथों में तकनीक की धीमी पहुंच। ये विश्लेषण किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था की मजबूती और कमजोरियों पर केंद्रित है। तो अब तक हमने समस्या का विश्लेषण किया, अब हम समाधान की ओर बढ़ते हैं। पेश है एक भविष्य की रणनीति, एक संरचित 4 आयामी दृष्टिकोण जिसे हमने चतुर्मुख सिद्धांत का नाम दिया है। इस सिद्धांत के 4 स्तंभ हैं और चारों एक दूसरे पर टिके हैं। पहला, चुनावी रणनीति। दूसरा, संगठन का पुनर्निर्माण। तीसरा, एक असरदार कहानी यानी नैरेटिव गढ़ना। और चौथा, संसाधनों को सही तरीके से जुटाना। ये सिर्फ एक विचार नहीं है, बल्कि जमीन पर उतरने के लिए एक मुकम्मल खाका है। पहला स्तंभ है चुनावी रणनीति। इसका लक्ष्य है एक व्यापक एसटी, एससी और ओबीसी गठबंधन बनाना, जो सिर्फ जाति पर नहीं बल्कि साझा आर्थिक हितों पर आधारित हो। उन मतदाताओं पर ध्यान केंद्रित करना जो अभी तक कोई फैसला नहीं कर पाए हैं, और उन्हें रोजगार और सड़कों जैसे ठोस स्थानीय वादों से जोड़ना। उम्मीदवार को एक ऐसे युवा जमीनी नेता के तौर पर पेश करना जो बड़ी बड़ी विचारधाराओं से ज्यादा आम आदमी के काम पूरे कराने में यकीन रखता हो। दूसरा और तीसरा स्तंभ एक साथ काम करते हैं, संगठन और कहानी। संगठन का मतलब है हर एक बूथ पर समितियों को फिर से खड़ा करना, कार्यकर्ताओं को सही ट्रेनिंग देना और जमीन से सीधी और सच्ची जानकारी हासिल करने का एक मजबूत सिस्टम बनाना। और कहानी है एक सकारात्मक, लोगों पर केंद्रित नैरेटिव तैयार करना, कामकाजी लोगों के लिए कांग्रेस। ये कहानी विपक्ष के दावों का जवाब स्थानीय मुद्दों पर उनकी नाकामियों को उजागर करके देगी। और चौथा स्तंभ है संसाधनों और नियमों के पालन का। इसमें वरिष्ठ नेताओं को संयुक्त अभियानों के लिए मैदान में उतारना और व्हाट्सएप जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके तेजी से संदेश पहुंचाना और शिकायतें दर्ज करना शामिल है। और यहीं एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। ये जरूरी है कि प्रचार के लिए जो भी डेटा एकत्र किया जाए वो मतदाता की निजता का पूरा सम्मान करे, जैसा कि भारत के डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 में कहा गया है। मतदाता की सहमति और उनके डेटा की सुरक्षा सबसे ऊपर है। एक अच्छी रणनीति तब तक अधूरी है जब तक उसे लागू करने का कोई ठोस एक्शन प्लान न हो। तो चलिए इस चतुर्मुख सिद्धांत को एक 90 दिन की कार्य योजना में बदलते हैं। ये 90 दिन की योजना अभियान को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाती है। पहले 30 दिन पुनर्निर्माण के हैं। इसमें जमीनी सर्वे, अंदरूनी गुटबाजी को संभालना और बूथ समितियों को मजबूत करना शामिल है। अगले 30 दिन माहौल बनाने और गति पकड़ने के लिए हैं, जिसमें दौरे, उम्मीदवार की प्रतिज्ञाएं और सोशल मीडिया अभियान शामिल हैं। फिर आता है लंबंदी का दौर, बड़ी रैलियां और वॉर रूम की तैयारी। और आखिर के 7 दिन सिर्फ एक काम के लिए हैं, घर घर जाकर अंतिम अपील करना और हर एक वोट को पोलिंग बूथ तक पहुंचाना सुनिश्चित करना। इस विश्लेषण के अंतिम खंड में हम चुनावी रणनीति से आगे बढ़कर उस बड़े मकसद को देखेंगे जिसके लिए यह सब किया जाता है। यह यात्रा जनादेश हासिल करने से शुरू होती है, लेकिन इसका असली अंत विश्वास बनाने पर होता है। तो सवाल ये उठता है कि इस सारे काम का, इस पूरी मेहनत का असली मकसद क्या है? सिर्फ एक चुनाव जीत लेना या इससे कुछ बड़ा? अंतिम लक्ष्य जीत नहीं बल्कि शासन है। असली मकसद उस नाजुक जनादेश को भरोसे के एक मजबूत और स्थायी बंधन में बदलना है। एक ऐसा बंधन जो सिर्फ वादों पर नहीं बल्कि जमीन पर की गई सेवा और डिलीवरी पर बनाया गया हो। असली काम तो चुनाव के बाद शुरू होता है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08040204160 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।